ठीक है ठीक है। एग्जाम कैसे हुए आप सबके? सर बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हुए, अरे बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। चैट किसने किसने किया है? शैलजा गुड इवनिंग बेटा, तनिष्का गुड इवनिंग, गायत्री गुड इवनिंग टू ऑल। अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये बताओ कैसा लग रहा तुम लोगों को? अब तुम लोग जो है 12th में आ गए हो, है ना? अब तुम लोग 12th का पढ़ोगे, कैसी वाली फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है? यस सर। यस चलो सर। ठीक है। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। प्रतिभा गुड इवनिंग बेटा। चलो अब बस गुड इवनिंग गुड नाइट हो गया, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आधा घंटा इसमें निकल जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ ठीक है। जिससे पूछा माइक खोल के आंसर देना, और जिसका एक्स्ट्रा माइक खुला वो बंद कर लेना, ठीक है? सिंपल फंडा है, जैसा हम लोग अभी तक करते थे। देखो तो हम लोग आज जो बेटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है? हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है? कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है? जल्दी से चैप्टर का नाम डालो और टॉपिक का नाम आप हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। हम लोग सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो हो गया इतना बेटा? यस सर। चलो ठीक। तो पहले तो एक बात हमें बताओ, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है उस एग्जाम में कितने बच्चे बैठते हैं? 21 21 लाख, हाँ कह सकते हैं, ठीक है? मान के चलो कि 15 लाख बच्चे आपका जो है आप एग्जाम देने वाले हो ना, वो एग्जाम 15 लाख बच्चे भी देंगे। तो आप इन 15 लाख बच्चों में से ही कोई एक हो, ठीक है? जो भी आप सब अलग अलग हो ना, तो आप इन 15 लाख बच्चों में से कोई एक बच्चे हो। और आपको पता है कितने ही सीटें हैं? अप्रोक्सीमेटली 30,000, बस 30K लिख देते, सिर्फ 30,000 के आसपास सीटें होंगी गवर्नमेंट, ठीक है? या शायद इससे भी कम ही होंगी, ये तो हमने बहुत बड़ा आंकड़ा लिख दिया, शायद इससे भी कम होंगी। तो आप ये मान के चलो कि आपको 15 लाख को बीट करने के बाद तब आप इसमें पहुंच पाओगे। 15 लाख बच्चों को जब आप बीट करोगे तब आप 30,000 बच्चों में पहुंचोगे। इसलिए बेटा अपना माइंड मेकअप बहुत अच्छे से कर लेना। बेटा माइक बंद कर लो, जिसका भी ओपन है माइक बंद कर लो, ठीक है? ठीक है, तो अपना माइंड मेकअप कर लेना कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? आप जो एग्जाम देने वाले हो वो कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ठीक है? बहुत बड़ा एग्जाम है और बहुत ही ज्यादा बच्चे उसे देंगे, ठीक है? तो आपको वो एग्जाम किस तरीके से निकालना है, ठीक है? उसकी एक प्रिपरेशन करो, एक अपना चार्ट बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, है ना? देखो कल अभी क्लास मेरी किस में हुई थी, शायद 12th जेई में हूँ, कल मेरी पहली क्लास, तो उसमें भी हम बता रहे थे। देखो आपको पता होगा, बस 2 मिनट का है फिर स्टार्ट करते हैं ना। देखो आपको पता ही है कि आपके पास 24 आवर्स है, राइट? अब 24 आवर्स में से आप मान के चलो इसे हम डिवाइड करेंगे 12 और इधर 12, ठीक है? तो पहले तो ये बताओ 24 आवर्स जो हैं, इन्हीं में जो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्हीं 24 आवर्स में तो बन गए। जैसे जो अपने सर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो भी 24 घंटे में इतने बड़े महान साइंटिस्ट बन गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो भी 24 घंटे में, ऐसा थोड़ा ना एक दिन के 36 घंटे मिले होंगे। उन्होंने भी क्या करा, 24 घंटे का तो यूज करा। और आपको भी बेटा इतना ही टाइम मिल रहा है फॉर्चुनेटली, ठीक है? कहने का मतलब अगर हम इसे आपको डिवाइड कर दे तो आप एक ओवरऑल आइडिया लगाओ कि आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक है? अगर अभी आपके स्कूल नहीं खुले हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर खुल गए, या अगर आप मतलब जो भी है XYZ आपको पता होगा, कॉलेज है स्कूल है जो भी है, कॉलेज भी जाओगे तब भी आपको 6 आवर्स लगेंगे। अगर आप स्कूल जाओगे तो मान के चलो 6 घंटे का आपका स्कूल लगेगा, ठीक है? और आप मान के चलो कम से कम 6 ही घंटे आप मान के चलो कि आपको सोना होता है, ठीक है? ये आप स्कूल की टाइमिंग निकाल दो, ठीक है? या आप अपने सोने की टाइमिंग निकाल दो, स्लीपिंग, ठीक है? अब आ जाओ इधर वाले 12 घंटे में। इन 12 घंटे में बेटा आप कम से कम 4 घंटे तो कोचिंग के निकाल दो, आप जो हम लोगों से पढ़ रहे हो वो 4 घंटे निकाल लो, प्लस इसी में आप 2 घंटे जो है उसके मान लो रेस्ट वगैरह, ठीक है? तो ले दे के आपके पास बेटा 6 आवर्स बचेंगे। इन्हीं में आपको घूमना है, खेलना है, इसी में आपको पढ़ना है। तो टाइम टेबल जो है अपना रफली बना लेना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है? और कभी भी मंथली टाइम टेबल मत बनाया करो, एक मंथ में ऐसा करेंगे, दिन का टाइम टेबल बनाया करो, एक दिन का। क्या सुबह लिख लिया एक डायरी पे कि आज मैं पूरे पूरे दिन में मेरा क्या क्या शेड्यूल है और कितना मेरे पास टाइम बच रहा है, उस हिसाब से अपना स्लॉट डाल दो कि हाँ इस टाइम पे हम ये पढ़े। और हम सेल्फ स्टडी की बात करना है, एटलीस्ट अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो आपको 4 घंटे तो खुद से पढ़ना ही है, ठीक है? आप जो कोचिंग कर रहे हो 4 घंटे 5 घंटे वो अलग हटा दो, खुद से आपको कम से कम 4 घंटे बेटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जाम बीट कर पाओ, ठीक है? चलो फिलहाल बातें हो गई, अब आते हैं अपने चैप्टर्स पे, ठीक है? तो हम लोगों ने कौन सा चैप्टर की हेडिंग डाली है? सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में आप हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है? तो आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। हम देखेंगे कि सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और या क्या किसी टाइप के होते भी हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब मुझे बताओ जरा, जनरली बेटा आपने सॉलिड की क्या डेफिनेशन पढ़ी है? इन जनरल आपने क्या पढ़ा, सॉलिड्स क्या होते हैं बताइए? 9th में 10th which have definite shape, size. वॉल्यूम और टफ हो, उन्हें कंप्रेसिबल, आप कंप्रेस ना कर पाओ, है ना? सॉलिड वही तो हुए Yes, sir. कि हम जिन्हें कंप्रेस ना कर पाए। जैसे मान लो ये क्या है, माउस है, ठीक है? तो मान लो सॉलिड क्या है, जिन्हें हम कंप्रेस ना कर पाए, जिनका फिक्स मास है, फिक्स वॉल्यूम है ना? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है ना उनके पार्टिकल्स के बीच में, उन्हीं को तुम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब मुझे आप बताओ, आपके घर में बेटा सोफा है, आप लोग सब सोफे बैठते Yes, हो, sir. तो सोफा Yes, क्या है, sir. सॉलिड नहीं है Yes, sir. क्या? सोफा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस क्या है बताओ? Solid. सॉलिड है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? तो ये पढ़ रखा है कि सॉलिड तो कंप्रेसिबल होता ही नहीं है, सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत पास पास होते हैं, तो आप सॉलिड को तो प्रेस कर ही नहीं सकते हो। लेकिन आप बताओ, जब आप सोफे पे बैठते हो तो सोफा तो स्पंज है, वो तो ऐसे प्रेस हो जाता है, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. जो हम लोग कपड़े पहनते हैं बेटा, ये देखो मैंने जो शर्ट, ये देखो दिख रही है शर्ट, तो बताओ ये क्या, ये लिक्विड है कि गैस है? सॉलिड है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड को तो ऐसे मोड़ भी नहीं सकते, सॉलिड को तोड़ भी नहीं सकते, और हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी शेप में डाल सकते हो। आप अगर शर्ट सिलवाओगे तो आपके नाप क्या आ जाएगी, हम पहनेंगे तो मेरे नाप क्या आ जाएगी, है ना? तो फिर क्या चक्कर है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? मतलब कहीं ना कहीं सॉलिड जो है वो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ? Yes, sir. ठीक है, मतलब एक हम लोगों ने जो एक्चुअल में सॉलिड सुना है वो तो हमने ये सुना है कि भाई पत्थर जैसे हो गया, पत्थर क्या सॉलिड है? हमें पता है उसके पार्टिकल क्या बहुत पास पास हैं, उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, हम क्या, उसका एक डेफिनेट मास है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है ना? बट Yes. एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका कोई डेफिनेट मास नहीं है, जो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट फिर भी वो सॉलिड है। जैसे हमारे कपड़े हो गए, है ना? आपके घर में प्लास्टिक का जितना सामान है वो ले लो। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, आपके जो सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आपके पास होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो मैं आपको बता दें, जितने भी अभी हम नाम लिए ना, जैसे आपका प्लास्टिक का जितना भी आपके घर में सामान हो गया, या फिर सोफे हो गए, या फिर हमारे कपड़े हो गए, या फिर बहुत सारी चीजें, वो सब बेटा एमॉर्फस सॉलिड का एक पार्ट है। ठीक है, सॉलिड दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो हमने जो भी आपको बताया, सोफे हो गए, कपड़े हो गए, गद्दे हो गए, ये जितनी भी चीजें, कुर्सियां हो गए, टेबल हो गया, ये सब किसका पार्ट है? एमॉर्फस सॉलिड का, ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का। हम आपको बता दें बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लो या फिर आप इसे लिख लो ट्रू सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल लो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। ठीक है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो ट्रू सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि वो जो सॉलिड है उसकी जो जितनी एप्लीकेशन है उसे फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कोई किसी को एग्जांपल पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअल में क्या होता है? जैसे लाइक NaCl, NaCl की किसी ने स्ट्रक्चर देखी है? Yes, sir. आपको NaCl की स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, देखो बहुत टफ स्ट्रक्चर होती है। तो सॉलिड क्यों क्यों इतने हार्ड होते हैं, देखो हम बताते हैं। NaCl की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी, रफली बना लें, ठीक है, ऐसे आपको बनानी नहीं है, बस आप देखते जाओ, इसकी स्ट्रक्चर देखना कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड। देखो, ठीक है, फिर ऐसे आप क्या करो, इस वाले को मिला दो, ठीक है, ऐसे मिला दो, ठीक है, और क्या बचा, हो गया ना? और हाँ, ये वाला बचा भी। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके यहाँ पे Na हो जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, फिर यहाँ पे Na आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, फिर Na आएगा, फिर Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर Cl आएगा। तो देखो कितनी टफ ज्योमेट्री है, जो लैटिस बन रहा है बेटा, ये लैटिस जो बन रहा है ये कितना टफ है, मतलब इसे ब्रेक करना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। ठीक है, अगर आप उन्हें कट करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एमॉर्फस सॉलिड आपके पास है और एक आपके पास क्रिस्टलाइन है, मान लो ये एमॉर्फस, ये क्रिस्टलाइन, अगर हमने इसे ऐसे कट किया तो ये आपको ऐसा दिखेगा, इसमें शार्प एजेस दिखेंगे आपको। शार्प एजेस का मतलब ये आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा बिल्कुल सीधा। ठीक है, मतलब सीधा मुझसे बना नहीं, बट ऐसे मान लो बिल्कुल एकदम शार्प ऐसा एज दिखेगा आपको। ठीक है, तो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको ये ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सीधा ऐसा एज दिखेगा, मतलब इतना मतलब नुकीला दिखेगा कि अगर आपका धोखे से हाथ लग गया तो वहां पे कट लग जाएगा। बट एमॉर्फस सॉलिड को अगर आपने कट किया, अगर आपने एमॉर्फस सॉलिड कट किया, तो ये आपको पता है ऐसा इरेगुलर शेप में दिखेगा, जैसे कांच। कभी आपको कांच काट के देखना, कांच आपका कभी ऐसा नहीं कटेगा, रेगुलरली कभी नहीं कटेगा, इरेगुलर फॉर्म में कट होगा वो। ठीक है, अच्छा हाँ, आपको एक बात और बता दें, किसी को पता है कांच बेटा क्या है? कांच सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? कांच का मतलब ग्लास, ग्लास की बात कर रहे हैं, ग्लास। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग शीशा बोलते हैं, कांच बोलते हैं। बताओ बेटा, कांच क्या है?
Amorphous solid. एमॉर्फस सॉलिड, या फिर हम आपको बता दें बेटा ग्लास सॉलिड नहीं है, ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ध्यान रखना। ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर Cold liquid. लिक्विड, ठीक है। और सुपर कूल्ड लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ग्लास जो है सॉलिड तो है बट वो ट्रू सॉलिड नहीं है। इसीलिए हम आपको बताएं, अगर आप कभी भी किसी मतलब घर में जाओ जहां पे बहुत पुराना घर बना हो और उसमें विंडोज वगैरह हो, तो आप उस घर को जब देखोगे तो उस घर के अगर मान लो खिड़की लगी है, ठीक है, उस खिड़की में मान लो कांच लगा हुआ है, तो अगर आप उस खिड़की को ध्यान से देखोगे तो वो खिड़की जो होगा वो नीचे कैसा होगा? थिक होगा, वो नीचे बहुत सारा मोटा हो जाएगा। ऐसा जो कांच होता है बेटा वो फ्लो करता है क्योंकि वो लिक्विड है। कांच जो होता है, ग्लास आपका सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, इसलिए वो फ्लो करता है। क्योंकि अगर ऐसे मान लो, ऐसे मान लो ये कहाँ गया, मान लो ये कांच है, ठीक है, तो क्या करेगा? ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा। और फ्लो करेगा तो एक टाइम के बाद क्या होगा? यहाँ पे नीचे जाके कैसा हो जाएगा? मोटा ऐसे हो जाएगा, और ऊपर कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। नीचे थिक, ऊपर थिन हो जाएगा। अगर आपने हल्का सा उस पर ऐसे ऐसे मारा ना, तुरंत टूट जाएगा वो, ठीक है। तो ग्लास जो है लिक्विड है, ना कि सॉलिड है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लास जो है वो क्या है, तो ध्यान रखना ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, और वी कैन से दैट कि ग्लास जो है वो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है, ना कि सॉलिड है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर में, बस 2 से 3 पेजेस की थ्योरी है, उसके बाद बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। बहुत मजे भी ले लेके पढ़ना, ठीक। चलो देखो, तो कुछ पॉइंट्स आप जल्दी जल्दी नोट करो बेटा। पहला पॉइंट लिखिए फटाफट। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, इनका डेफिनेट शेप होता है, ठीक। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और समझाते थे। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में बेटा एक ऑर्डर, एक रेंज फॉलो करते हैं। कैसे? देखो, अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो उसमें क्या होता है? जैसे मान लो एक पार्टिकल ए है, उसके बाद क्या होगा? बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। देख लो, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए बी देन ए बी देन ए बी देन ए बी। ऐसे ही बहुत लॉन्ग रेंज तक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जब आप बात करते हो एमॉर्फस सॉलिड की, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड की हम जब बात करते हैं, तो इनमें जो है जो पैटर्न है वो बहुत लॉन्ग रेंज तक फॉलो नहीं होता, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज तक होता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ए बी हुआ, दूसरा भी हो सकता है ए बी आ जाए, उसके बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, फिर हो सकता है बी बी आ जाए, फिर हो सकता है ए आ जाए, है ना। देख रहे हो, कुछ रेगुलरिटी नहीं है। एक बार ए बी आया, फिर ए बी आया, फिर ए आया, फिर बी बी आ गया, फिर कुछ भी आ रहा है, मतलब। तो एक्चुअल में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक ही पैटर्न को लॉन्ग रेंज तक फॉलो करते हैं, वेयर एज आपके जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो एक ही पैटर्न को बहुत ही शॉर्ट रेंज तक फॉलो करते हैं। बोले इतनी बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. क्या पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो ये Na है, ये Cl है, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर यहाँ पे क्या है? अभी NaCl की तो स्ट्रक्चर होती है। मान लो ग्लास है, SiO2 हो गया है ना, SiO2 ही होता है बेटा ये, ठीक है। मान लो यहाँ पे Si आ गया, फिर O2 आ गया, फिर मतलब कुछ इरेगुलरिटी होती है, ठीक है। तो वही पॉइंट लिख लो यहाँ पे, बहुत अच्छे से लिखो। क्या लिखोगे? लिखो फॉलो, लिखो फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बहुत अच्छे अच्छे साफ साफ नोट्स बनाइएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि हम आपको कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं जो आपकी बुक में भी है, हम बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट छोटा छोटा, जो आपको कम से कम लिखना पड़े और अच्छा सा आपको मतलब नोट्स मिलता है कि आपने एक बार देखा, बस गिने चुने पॉइंट जहां से पूछे जाते हैं वो एकदम फिंगर टिप्स पे याद किए और बस पेपर देने चले गए, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। और बताओ, Yes. और किसी प्रॉपर्टी बताए? और लिख लो शार्प एजेस, अभी हमने बताया था ना, शार्प एजेस ऑन कटिंग। जब आप इन्हें कट करोगे तो आपको शार्प एजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक और टॉपिक लिख लो, एनिसोट्रॉपिक होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं? एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक। अभी हम बताते हैं एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लो एक बार जल्दी से, लिखो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, इन नेचर। बताते हैं एनिसोट्रॉपिक का एक्चुअल आपको मीनिंग बताते हैं क्या होता है। देखो, एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब अगर इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको कुछ अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, आप इस डायरेक्शन में जाओगे आपको अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, आप इस वाली डायरेक्शन में जाओगे तो आपको अलग प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो इधर आपको, आप यहाँ पे गए तो क्या हुआ, इसका कुछ कुछ भी अलग पैटर्न मिला, मतलब प्रॉपर्टीज अलग होगी, ठीक है। इस वाले आप उसमें जाओगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इधर आप जाओगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे समझ लो, आपको बताएं क्या, किसी दूसरे एग्जाम्पल समझो। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप इधर गए तो फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, मान लो ए, वो मिला आपको। आप इधर गए, आपको कोई दोस्त मिला बी। आप इधर गए, आपको कोई दोस्त आपका मिला सी। तो इसका मतलब समझ रहे हो, आपके पास 3 रास्ते हैं, आप तीनों रास्ते पे जा रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन मिल रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करें।
बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, बेटा कहीं पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, साइड में लिख लो, शोज, Different direction and different देखो शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज In different direction. इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, नोट कर लो, इन डिफरेंट डायरेक्शन, शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जल्दी से नोट कर लीजिए। Sir, और नोट done. कर लेना, कर हाँ, लिया ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका हो जाए एक बार तो मुझे बताओ। Sir, done. देखो एक बार बताएं बेटा, नोट्स जितने आप अच्छे बनाओगे ना, आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, और अगर आप नोट्स गंदे बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए आप नोट्स पे थोड़ा वर्क करो, काम करो, ठीक है, नोट्स अच्छे से Yes, बनाओ, sir. क्योंकि ये नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ बेटा, सर एनसीईआरटी पढ़नी भी जरूरी है नोट्स के हम साथ आपको साथ। बताएं, देखो देखो मेरी बात सुनो, आपका नीट का बैच है राइट, Yes, sir. सर। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप बायो पढ़ डालो, जितनी आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, यस जितनी आप सर। एनसीईआरटी से बायो पढ़ सकते हो उतनी पढ़ डालो, लेकिन आप केमिस्ट्री और फिजिक्स ना पढ़ो, अगर मेरी बात, अगर आप मेरी राय मानो तो। क्यों? यस क्योंकि सर। उसके लिए आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग आपको कुछ भी अलग से तो कोई चीज लेके आते नहीं है, क्या आपके सिलेबस में नहीं उठा, हम लोग पैटर्न तो एनसीईआरटी के फॉलो करते हैं, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बट हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी आप क्या करना, एनसीईआरटी खोलना और एनसीईआरटी में इसी चीज को आप देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को आप देखना, उन्होंने बहुत ही बेटा लेंथी, कहीं कहीं भी बहुत ही लेंथी और कहीं कहीं बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, कहीं कहीं पे Yes. एक ही लाइन में खत्म कर दी है बात, अब एक ही लाइन में कैसे समझाएं आपको, और कहीं कहीं पे क्या बहुत ही थ्योरी दे रखी है, तो आप अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो आप पढ़ो, उसके लिए मना नहीं कर रहा है, बट अगर आप कर सकते हो तो आप बायो एनसीईआरटी से खत्म कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके जो लेक्चर के नोट्स होते हैं आप उससे पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में लगेंगे, हम ये Yes. चैप्टर आपका खत्म कराएंगे और चैप्टर खत्म कराने के तुरंत ही बाद मुश्किल से आपका चैप्टर 2 से 3 दिन में खत्म करा देंगे, 2 दिन मैक्सिमम है, या मिनिमम मान लो 2 या मैक्सिमम 3, 3 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा ये, और उसके बाद चौथा लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो आप बायो पढ़ डालो, बायो के लिए हम कह रहे हैं आप जितनी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से पढ़ डालो, ठीक है, आपको वैसे तो पढ़ाई जा रही है ऑनलाइन भी, बट अगर आपको और अच्छा करना है कि हम बायो में फुल मार्क्स लेके आएंगे तो आप बायो और अच्छे से कर लो, बट केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आप अपने नोट्स को फॉलो करो, लेक्चर नोट्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे लेक्चर होगा हम नोट्स आपके डाल देंगे, तो अगर कोई रफ पे भी कर रहा है, पहले तो रफ पे मत क्या करो बेटा, क्यों, देखो उसका एक रीजन है, आप 1 घंटा यहाँ मेरे साथ बैठे हो, उसमें मान लो रफ पे कर रहे हो, फिर आपको कम से कम 20 से 25 मिनट जो है नोट करने में बाद में लगेगा, इससे अच्छा अभी आप कर लो, है ना, हम तो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, हम लोग एमॉर्फस सॉलिड की, कोई मुझे बताएगा एमॉर्फस सॉलिड क्या होंगे बेटा। देखो एक तो पहली बात, इनका इररेगुलर शेप होगा, इररेगुलर शेप, कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी इनकी, ठीक है। दूसरा कोई पॉइंट बताएगा, देखो ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसे, Do not follow. हाँ ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर को, ये क्या करेंगे, फॉलो करेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट Range order. रेंज ऑर्डर, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ समझ में ना आए तो मुझसे बोल लेना, क्योंकि हम इसी वजह से एक एक लाइन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा Yes. और बताओ, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे होंगे, Sharp नहीं होंगे. शार्प तो नहीं होंगे, लेकिन एक चीज समझो, ये जो है बेटा, देखो लिखो, मेल्ट ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इस चीज को समझो, ये पॉइंट कहां से आया और ये क्यों लिखा हुआ है, हम आपको बता, देखो बात ये है कि मान लो जैसे आपके पास आयरन है, फॉर एग्जांपल अभी मान रहे हैं कि हमारे पास आयरन है, या NaCl ही ले लो, चलो हम कह रहे हैं आपके पास NaCl है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है NaCl, मान लो अपने पास NaCl है, अब हम आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि NaCl जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है, 800 डिग्री सेल्सियस, इसका NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि NaCl का एक एक मॉलिक्यूल तब तक नहीं मेल्ट होगा जब तक टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर आप 800 डिग्री सेल्सियस करोगे तभी NaCl का एक एक मॉलिक्यूल जो है वो मेल्ट होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बेटा उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि ये लॉन्ग रेंज, जैसे अगर इनका टेम्परेचर मान लो क्योंकि देखो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है ना, जैसे मान लो सोफा है, कुछ भी ले लो, कांच है, ग्लास को अलग ही टेम्परेचर चाहिए, तो जैसे मान लो ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ग्लास है, और मान लो ग्लास का फॉर एग्जाम्पल 800 में से ज्यादा हो जाएगा, 800 मान लो, ये मतलब हाइपोथेटिकल है, ऐसा मत कहीं ये मत बोलना कि हमने सर इतना इसका इतना लिख लिया, बुक में तो अलग लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं हाइपोथेटिकली आप मान लो कि ग्लास का अगर 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट, पता क्या होगा, 800 आप कर भी दोगे ना, फिर भी ग्लास के हर एक मॉलिक्यूल जो मेल्ट नहीं होगा, ये अलग ही प्रॉपर्टी, क्यों, उसका रीजन क्या, हमें क्या बताता, इसके क्या होते हैं, मतलब जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ना, कभी ए आ गया, कभी ए बी आ गया, कभी बी बी आ गया,
तो जब ऑर्डर ही गलत है तो आप कुछ इतना फिक्स बोल ही नहीं सकते कि इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर आप हमने बोल भी दिया कि इसका 800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होगा तो पूरा ग्लास के सारे मॉलिक्यूल 800 पे मेल्ट नहीं होंगे, ये मतलब है इस वाले पॉइंट का। ठीक है, नोट Yes, किया? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला पॉइंट लिखो बेटा, देखो इरेगुलर एजेस ऑन कटिंग, इरेगुलर एजेस ऑन कटिंग। अभी उन्होंने बताया था ना, अगर आप कट करोगे ये तो भैया, Yes. अगर आप इन्हें कट करोगे तो क्या होगा, इरेगुलर एजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, और Yes. दूसरी बात, ये कैसे होते हैं, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक Isotropic in nature. नेचर, नेचर। ठीक है, और Yes. इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड। Yes. बात समझ आई? Yes, sir. एग्जाम्पल बता सकता है बेटा कोई? एग्जाम्पल क्या होगा? Glass. Glass, rubber, plastic. बिल्कुल सही। ठीक है, Yes, तो आप sir. एग्जाम्पल में आप ग्लास लिख के छोड़ दो। कभी देखो ये थ्योरी वैसे तो हम चाहते स्किप भी कर सकते थे, पर आपको चैप्टर की डेप्थ समझ में आनी चाहिए कि चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो आता नहीं है, और अगर आएगा भी कभी हो सकता है एक आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, पूछ लेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ बेटा, क्या हो जाएगा क्रिस्टलाइन का? Stone, Stone. NaCl. copper, iron. हाँ ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, फिलहाल तो आप NaCl लिख लो। ठीक है, Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो बेटा। Sir, done. Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ गर्ल्स बोलती रहती, बॉयज भाई तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? बता दिया करो, पूछना फिर भी नहीं बोलते हो। बॉयज वैसे तो हमें दिख ही नहीं रहे कोई, इस बैच में बॉयज नहीं है क्या? बहुत ही कम है, एक ही दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कितना नोट हो गया सबका? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब देखो ये तो अपने सिलेबस में नहीं है अमॉर्फस सॉलिड, तो हमें इसे रीड पढ़ना भी नहीं, इसके बारे में जितना पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन Solid. सॉलिड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, एक sir. सेकंड बेटा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेटा कितने टाइप है देख लो। ठीक है, थोड़ा सही से लिखो, बढ़िया बढ़िया एकदम। पहला लिखो, हाँ कौन कौन से होते हैं बेटा बताइए। पहला होता है The molecular solid. Sir, मॉलिक्यूलर ionic. सॉलिड, दूसरा Metallic. आयोनिक सॉलिड। Metallic. हाँ बट एक सेकंड थोड़ा सा लिख लें, क्योंकि जल्दबाजी में मेरी राइटिंग गंदी आ सकती है। दूसरा कौन सा होता है? Ionic. आयनिक। थर्ड कौन सा होता है बेटा? मेटेलिक। Covalent और network solid. हाँ, चौथा कौन सा होता है? कोवेलेंट। नेटवर्क सॉलिड बेटा कोवेलेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, ध्यान Yes, रखना, sir. तो उसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ लिख लो। चौथा कौन सा होता है? कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, Metallic. अभी याद कर लो जल्दी सब लोग फटाफट, जल्दी Yes. बताओ भाई कितने होते हैं सॉलिड? 4 टाइप के, कौन कौन से? मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट। मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट, जल्दी बोलो कौन कौन से? Molecular, ionic, आयनिक, metallic. मेटेलिक एंड कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, Covalent. Yes, हाँ sir. अब हमें क्या करना है, देखो आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो भी 3 टाइप का होता है। किसी को पता है कौन से तीन टाइप होते हैं बेटा? पता है किसी Yes, को? sir. बताइए। Yes, sir. Non-polar molecular नॉन solid. पोलर, एक Molecular होता है solid. नॉन पोलर, दूसरा बताइए। Polar. दूसरा इसका अपोजिट कर दो, यानी कि पोलर हो गया। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? Hydrogen bonded molecular solid. हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। Solid. ठीक है, जल्दी से नोट करो इतना, तो हो गया। बहुत अच्छी बात। चलो अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये वाला, देन उसके बाद आयनिक पढ़ेंगे, फिर मेटेलिक पढ़ेंगे,
और फिर कोवेलेंट। बस कोवेलेंट तक की ही इस चैप्टर में थ्योरी है, उसके बाद इसमें बिल्कुल थ्योरी नहीं, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, आपको इमेजिन करनी पड़ेगी चीजें इसमें। चलो Yes. पहली हेडिंग डाल दीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, हेडिंग डालो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर प्रीवियस स्लाइड करना है एक बार। आराम से नोट कर लो, सर डन हो गया। ठीक है बेटा। आप हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। एक चीज सुनो, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम हेडिंग को हाईलाइट नहीं कर पाते, आप लोग हेडिंग जो डाला करो उसे अच्छे से हाईलाइट किया करो, सो दैट आपको पता हो कि हाँ भाई इसके अंदर इतने टॉपिक है, ठीक है, और ये हेडिंग है। तो हम लोग हेडिंग क्या पड़ेगी, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, Yes, sir. मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अभी बच्चे ने बताया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप का होता है। एक होता है अपने पास नॉन पोलर, एक Polar, होता है नॉन पोलर, दूसरा होता है polar, पोलर, और तीसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड solid, तीसरा होता है हाइड्रोजन bonded bonded, molecular solid. ठीक है। हाँ, Yes, तो sir. एक हम लोगों को कौन सा पढ़ना है, नॉन पोलर पढ़ना है, ठीक है, Sir. एक हमें पढ़ना है पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है बेटा, क्या मीनिंग हुआ इसका, देखो जैसे मान लो एक आपके पास मॉलिक्यूल है ए बी, तो नॉन पोलर का मतलब इनके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज ना हो, डाइपोल ना हो, ठीक है। और पोलर का मतलब क्या हुआ, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है इसके ऊपर क्या हो, निगेटिव, मतलब पोलर तभी तो बोले जाएंगे। पोलर का मतलब जब इनके पास अलग अलग पोल हो, इसके पास पोल कैसा है पॉजिटिव, इसके पास पोल कैसा है निगेटिव, या फिर सेम पोल भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस पोल्स होने चाहिए, ठीक है। अगर देखो Yes. सेम पोल्स होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। Sir. ठीक है, तो नॉन पोलर का मतलब जिन पे किसी भी टाइप का चार्ज ना हो, और पोलर का मतलब जो चार्ज हो, ठीक है, बात समझ में आई, Yes, sir. ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्डेड, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप लोगों को हमने ट्रिक बताई थी, याद है कि जल्दी बोल दो फटाफट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या ट्रिक बताई थी हमने, नहीं याद है, अरे यार तुम लोग छोटे बच्चे हो बिल्कुल, देखो इधर देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ट्रिक लिखो, क्या थी, फोन, AN यस सर याद आया। फोन Yes, का मतलब sir. हमने क्या बताया था कि अगर अगर इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट के, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अगर F आ गया, दो F के बीच में हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, या फिर दो नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, या फिर दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन लिखो इसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, या फिर एक फ्लोरीन, ठीक है, और एक नाइट्रोजन के बीच में आ गया, मतलब किसी के भी, ऐसा जरूरी नहीं एक सेम हो, सेम डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है ठीक है, और दूसरा फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, मतलब अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, राइट। Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात, तो ये ट्रिक लिख लेना, ठीक है, दोबारा हम पूछे तो तुरंत ऐसे एकदम चुटकियों में आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि सोचने बैठ जाओ, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, अब क्या करो आप, नॉन पोलर सॉलिड में पहला पॉइंट लिखो, नॉन पोलर सॉलिड, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब नॉन पोलर सॉलिड पे कोई चार्ज ही नहीं है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन है ही नहीं, तो कैसे होंगे इन जनरल नेचर में, सॉफ्ट होंगे, कैसे होंगे, Soft. सॉफ्ट होंगे, ठीक है। और क्योंकि अब उनके आयनिक आयंस है ही नहीं, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इंसुलेटर होंगे, क्या होंगे, इंसुलेटर, Insulator. इंसुलेटर होंगे। और प्रॉपर्टी बता सकता है कोई, इनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, Low melting point. मेल्टिंग पॉइंट का एमपी लिख दूं क्या, Yes, sir. चलो अच्छा पूरा लिख देते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और कोई पॉइंट बता सकता है, इनके बीच में फोर्स कौन से लगते हैं बेटा, बताओ, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, और लंदन हाँ लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है, फोर्स। एग्जाम्पल को बताएगा बेटा, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, I2 आपका हो गया, ठीक है, CO2 आपका हो गया, आर्गन हो गया, और CCl4, Solid hydrogen, solid carbon dioxide. बहुत सारे है ना, Yes, sir. बस इतने लिखो, याद थोड़ी ना करना है यार, बस आपको Yes, पता होना sir. चाहिए नॉन पोलर क्या पोलर क्या, ये आपसे कुछ पूछेगा नहीं, जहां से पूछेगा वहां से आपको बताएंगे, बस क्योंकि हम आपको चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं तो हम चाहते हैं आपकी डेप्थ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई सोफा सॉलिड है तो कैसे सॉलिड हुआ, ये तो मतलब समझ में नहीं आया, है ना, इसलिए। और कभी कभी एक दो नंबर का पूछ भी लेता है, ठीक है। सर आपने डिस्पर्शन के बाद क्या लिखा है? क्या कह रहे हो बेटा, डिस्पर्जन, DISPERSION, चलो फिर से लिख देते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी सी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गंदी है। सर उसके बाद क्या लिखा है? फोर्सेस, फोर्सेस, सर एग्जांपल्स में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या लिखा है आपने? आर्गन, आर्गन, AR बेटा, AR गैस, आर्गन,
ठीक है, Yes, चलो sir. इसे सही कर देते हैं। Sir, ठीक है, done. हो गया, बहुत अच्छी बात। अब आ जाओ पोलर पे। ठीक है, देखो पोलर का मतलब क्या हुआ बेटा? Charges. कोई जिनके ऊपर चार्ज, बट उसके बाद भी जो पोलर होते हैं, ठीक है, पोलर सॉलिड जो मॉलिक्यूलर के अंदर जो पोलर आते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं, वो हार्ड नहीं होते। ठीक है, Yes, sir. हाँ। और दूसरी बात ये भी बेटा इंसुलेटर की तरह ही वर्क करते हैं, क्योंकि इनमें जो Yes. चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा हाईली चार्ज नहीं होता। अच्छा, एक से एक बात याद आई। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग जरा। मुझे बताओ, जैसे आपके पास एक बकेट है, ठीक है, और एक दूसरी बकेट, इसमें सिर्फ वाटर है, इसमें क्या है, सिर्फ वाटर, वाटर मतलब H2O, और इसमें आपके साथ H2O तो है ही, प्लस उसके साथ NaCl भी है, NaCl। अब बताओ, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक वायर इसमें डाल दी जाए और एक इलेक्ट्रिक वायर इसमें डाल दी जाए, करंट किसमें ज्यादा लगेगा, ए में या बी में? B में. रीजन बताओ बेटा, रीजन बताइए। Uh, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो H2O में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो था ही, प्लस यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी आ गया, तो नंबर ऑफ आयंस देख लो कितने ज्यादा हो गए। ठीक है, Yes, sir. हाँ। और इस टाइप का कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी सोचना भी ना करने का, ठीक है। Yes, ये sir. सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, पता चले उसे ट्राई करके देखो कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना, चलो चेक करके देखें किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ऐसा Low देखा melting. गया कि इनके भी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, ऑल्दो दे आर पोलर, बट उसके बाद भी इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक, Yes, sir. इनमें फोर्स कौन सा होता है बेटा? डाइपोल Type. डाइपोल Dipole. डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स, कुछ भी लिख लो। इसी Yes, यही sir. जो फोर्सेस है, बस इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर से लिखो, Sir. डाइपोल Dipole forces. ठीक, एग्जांपल Yes. इसका कोई बताएगा? एग्जांपल इसका हो गया HCl। ठीक है, और HCl. कोई? SO2। SO2. SO2 NH3. हाँ, बहुत सारे। ठीक है, नोट कर लो। Sir. अब आ जाओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसे होंगे, ये हार्ड होंगे। Yes, sir. ठीक है, दूसरी बात, बट ये भी कैसे वर्क होते हैं, मतलब किसकी तरह वर्क करते हैं? एज अ इंसुलेटर, Insulator. एज अ इंसुलेटर। और कोई पॉइंट इनका जो आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो भी लो होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग Melting पॉइंट, point. MP लिख दे रहे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। और कोई पॉइंट, इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? Hydrogen. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एग्जांपल बताओगे बेटा? एग्जांपल आपका H2O का कौन सा H2O? आइस। ठीक है, Ice. अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो बर्फ होती है बेटा, आइस, आइस क्यूब जो देखा फ्रिज में होता है ना, आइस क्यूब आजकल तो हम लोग रखते हैं, तो जो आइस क्यूब होता है, आपसे पूछे कोई कि वो किस टाइप का सॉलिड है, ध्यान रखना वो कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि जो आइस है आपकी, आइस माने की बर्फ यानी कि आइस क्यूब, वो किस टाइप का सॉलिड है, कैसा है, हाइड्रोजन Hydrogen. बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। Hydrogen bonding. ठीक है, हो गया सबका नोट बेटा? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, अब सेकंड हेडिंग क्या थी अपने पास? आयनिक सॉलिड। सेकंड हेडिंग डालो, आयनिक सॉलिड। सेकंड हेडिंग क्या है? Ionic solid. आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड। अब क्योंकि इनके नाम में क्या आ रहा है, आयनिक सॉलिड, तो ये कैसे होंगे बेटा, बताना जरा? Hard. हार्ड होंगे एंड ब्रिटल होंगे। Brittle. और बताओ? Sir, high melting point. हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा। ठीक है, हाई Melting. मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, एक बात और लिखो यहाँ पे, देखो ये इंसुलेटर होते हैं, सुनते रहे ना, ये इंसुलेटर होते हैं, एक सेकंड, In solid state. इंसुलेटर होते हैं, बट कौन से स्टेट में? सॉलिड Solid स्टेट में, state. इन Solid. सॉलिड स्टेट। ठीक है, बट कंडक्टर्स कौन से स्टेट में होंगे? इन मॉल्टन स्टेट। Molten state. कंडक्टर होंगे मॉल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में। ठीक है, कंडक्टर, Yes. बट कंडक्टर्स इन मॉल्टन या फिर कह दो आप एक्वस State. स्टेट। आई बात समझ में? Yes, sir. उसके बाद इनके बीच में, अब एक बार बताओ, आयनिक का मतलब क्या हुआ? जैसे NaCl है तो Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, तो इनके बीच में कैसा फोर्स है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रो
स्टैटिक फोर्स। फोर्स। चार्ज है ना, तो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल की बात करें, कौन सा एग्जांपल हो जाएगा बता दो जल्दी से। एक तो मैंने लिख दिया कौन सा, NaCl, ZnS और CaF2। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, 2 टाइप खत्म कर लिए हम लोगों ने, जल्दी से। थर्ड हेडिंग कौन सी होगी बताओ बेटा? डन। ठीक है, ठीक है। थर्ड हेडिंग कौन सी होगी? मेटेलिक। मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो आप थर्ड हेडिंग डालिए मेटेलिक सॉलिड। थर्ड हेडिंग इज मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, चलो मेटेलिक सॉलिड बता दो बेटा, क्या पॉइंट होगा? सर ये हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, हार्ड होंगे बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होंगे। यस सर। हार्ड तो होंगे बट मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? Drawn into sheets. Into sheets. मेलिएबल का मतलब कि हम लोग इन्हें पकड़ के खींच के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में, और इन्हें वायर में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। ठीक है, हार्ड है बट मेलिएबल एंड डक्टाइल है। अगला पॉइंट बता सकता है कैसे होते हैं? क्योंकि मेटेलिक सॉलिड में तो क्या होंगे? कंडक्टर्स होंगे, प्योर कंडक्टर्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। और कोई पॉइंट बता सकता है इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा? क्वाइट हाई। हाँ, क्वाइट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और कोई पॉइंट? इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी बेटा? मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, मैं मॉर्निंग लिख रहा हूँ, मेटेलिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। ठीक है, और कोई बता सकता है एग्जांपल इसका क्या होगा? जितने भी आपके मेटल है, Fe हो गया, Cu हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? एग्जांपल हो जाएंगे मेटेलिक सॉलिड के। हो गया बेटा? यस सर डन। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट हेडिंग कौन सी बची अपने पास? कोवैलेंट। कोवैलेंट सॉलिड। और ये हार्ड होंगे। ठीक है, तो लिख लो पहला पॉइंट। देखो, हार्ड होंगे, हार्ड तो होंगे, बट एक बेटा एक्सेप्शन है। कौन सा बता सकता है कोई? बट जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो है वो कोवेलेंट सॉलिड है ना, उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बट उसके बाद भी कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, हार्ड बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ठीक है, अब देखो क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। यस सर। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उसे तुम तोड़ थोड़ा सकते हो आसानी से। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या होंगे? इंसुलेटर ही तो होंगे। इंसुलेटर होंगे, बट एट द सेम टाइम, बट जो आपका ग्रेफाइट है बेटा, ग्रेफाइट, ठीक है, इज अ कंडक्टर। ठीक है, और कोई पॉइंट बता सकता है? मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। साथ में नोट करते जाओ, थ्योरी वाला पार्ट है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, जहां पे समझने वाला हो वहां पे समझाएंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बेटा? बॉन्डिंग कैसी होगी इनके बीच में? कोवैलेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। ठीक है, एग्जांपल बता सकते हो आप? यस सर। कौन सा हो गया बता दो? एक तो डायमंड, आपका डायमंड है कि नहीं है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। ठीक है, और बताओ, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। सिलिकॉन। ठीक है, और एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज, SiO2। ठीक है, SiO2। नोट कर लो, बस खत्म। क्लासिफिकेशन जो था वो खत्म हो गया पूरी तरीके से। अब सर, यहाँ से आपका एक्चुअल चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से बेटा पढ़ना, बहुत ही ध्यान से। सर डन। डन? ठीक है, चलो ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए। ये कहां तक हो गया अपने लोग? कहां से स्टार्ट करा तुम लोगों ने? क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, और टाइप हो गया। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग डालो। चलो हेडिंग डालो आप। क्या हेडिंग पड़ेगी? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। हेडिंग डालिए, क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। बेटा किसी को पता है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं और यूनिट सेल क्या होते हैं? क्या पता है किसी को? चलो देखो हम बताते हैं। पहले तो समझो लैटिस क्या होता है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल का मतलब पता क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक बॉक्स है। अपने पास कौन सा बॉक्स है? मान लो हमने क्या करा, एक बॉक्स बना दिया। तो मान लो हमने क्या करा, एक बॉक्स बनाया। मान लीजिए हमने क्या करा, एक बॉक्स बना दिया। ये क्या है बेटा? क्यूब है। अब अगर हम क्या करें,
इसी बॉक्स को, ये जो क्यूब मैंने बनाया है, इसी को अगर हम रिपीट करते चले जाए कंटिन्यू, इसी बॉक्स को कंटिन्यू बनाते चले जाए, मतलब पीछे क्या करें, एक और क्यूब बना दें, ठीक है, देखते रहना, आगे एक और बना देते हैं, ठीक है, ऐसे, फिर क्या करें, इसी के ऊपर एक बना दें, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक, ऐसे क्या करें, यहाँ पे बना दें। बेटा माइक बंद कर लो जिसका ओपन है प्लीज, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने जो एक एक बॉक्स बनाया था, अगर हम उसी को रिपीट करते चले जाएं, रिपीट करते चले जाएं, तो एक पूरा जाल टाइप का बन जाएगा। उस जाल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, और उस एक बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। बोले इतना क्लियर है कि नहीं? सर चलो हम क्लियर आपको है। बहुत अच्छे से समझाते हैं, देखो। ओके, चलो देखो, बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे मान लो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बनाए, मान लो, चलो एक पहले ये सिंपल क्यूब बनाते हैं। मान लो हमने क्या करा, सिंपल क्यूब बनाया, ठीक है, इससे बनाते हैं सो दैट अच्छा बने। मान लो हमने क्या करा, एक सिंपल क्यूब बनाया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट आपको समझ में अच्छा आएगा, राइट? यस सर। ठीक है, और ठीक है, हमने क्या करा, एक सिंपल क्यूब बनाया। क्या करा हमने, सिंपल क्यूब बनाया, इसे हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल क्यूब बोल रहे हैं। अच्छा ये वाला, चलो ठीक है। अब इस सिंपल क्यूब को हमने क्या करा, रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा अगर हम रिपीट करते जाएं, देखना। तो मान लो अगर हम इसे रिपीट करते गए, देखना क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। बस यस थोड़ा सा सर। सब्र करो, अभी एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर सामने निकल के आएगी। अरे होगा भाई, चलो। ठीक है, अभी हमने क्या करा, एक छोटा सा क्यूब बनाया, अब उसी क्यूब को हमने बड़ा करा। लेकिन अब देखो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, इसे यहाँ से मैंने मिला दिया, या इसे रहने दो, यहाँ से मिला दिया, ठीक है, और इसे हमने यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब देखना फाइनली क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पे, ठीक है, और इसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दें, ठीक है, और इसे पीछे इधर, और इसे जो है इधर, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे, इस वाली लाइन को भी आप ज्वाइन करो, ठीक है, मेरे साथ कॉपी में ड्रॉ करो सब लोग, एक ऐसा और एक यहाँ पे आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे, फिर हमने क्या किया। अब जरा इस पूरे डायग्राम को ध्यान ध्यान से आप देखो, देखो आपको ये एक बॉक्स इसके अंदर दिख रहा है कि नहीं, बताओ। देखो हम सही से समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, रुको एक सेकंड, रुको बस, गिव मी 1 मिनट। देखो ये पूरा बॉक्स, ये पूरा बॉक्स देखो, ये आपको यहाँ पे एक पूरा बॉक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ऊपर बॉक्स दिख रहा होगा, एक पीछे बॉक्स दिख रहा होगा, मतलब आपको एक ऐसा आगे बॉक्स दिख रहा होगा, एक पीछे दिख रहा होगा, एक ऐसे करके कई सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो हमने किया क्या, हमने जो सिंपल क्यूब बनाया, इसी क्यूब को हम क्या करते गए, रिपीट करते गए, ऐसे है ना, इसी क्यूब को हम रिपीट करते गए, करते गए, करते रहे, और क्या बना हमारे पास, एक सिंपल लैटिस बन गया, मतलब एक हमारे पास क्या, क्रिस्टल लैटिस बन गया। देखो हमने, देखो आप ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखो, इसी की तरह दिख रही है कि नहीं, ये यस खाली सर। आधा देखो, आधा। तो आधे में अगर ऐसा दिख रहा है, तो अगर हम ऐसे नीचे बना दें, फॉर एग्जांपल अगर इसी को हम क्या करें, ऐसे नीचे बना दें, ठीक है, तो ऐसे बना नहीं पाएंगे ना, तभी हम थोड़ा आपको समझाना यस चाह रहे हैं, समझो कि अगर हम क्या करें, अगर हम इसी क्यूब को रिपीट करते जाएं, तो अपने पास क्या मिलता है, एक क्रिस्टल लैटिस मिलता है। तो जो एक सिंगल यूनिट होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या यस बोलेंगे, यूनिट सेल मिलेंगे। और जो पूरा इसे हम लोग रिपीट करने के बाद जो पूरा लैटिस बना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। बस बात खत्म, इसे हम लोग क्या बोलते यस हैं, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल ठीक है। लैटिस। तो जो सिंपलेस्ट यूनिट है, सिंपलेस्ट यूनिट कौन सी थी, सिंपल क्यूब। ये क्या सिंपल क्यूब ही था, तो ये सिंपलेस्ट यूनिट थी, और इसी को हम रिपीट करते गए तो हमें एक पूरा क्रिस्टल मिल गया, लैटिस मिल गया। तो जो सिंपलेस्ट आपका क्या होता है, सिंपलेस्ट आपका यूनिट होता है, उसे हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, और उसी को रिपीट करने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने बन के आता है, हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। बोले समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये है अपने पास यस यूनिट सेल। सर। बहुत ध्यान से और अच्छा अच्छा और बिल्कुल स्केल का यूज करके ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने बनाया, ठीक है। और एक्चुअल में बेटा ये NaCl की ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अपनी बुक यस खोल के देखना, आपको दिखेगा वहां पे ये NaCl की ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। जल्दी से यस बनाओ साफ साफ।
Done. हो गया? Yes, sir. बन गया डायग्राम? Yes, sir. जल्दी बना लिया। ऐसे ही बनाया है जैसे मैं बनाया? Yes, sir. चलो ठीक है, अभी हम, चलो ठीक है, अच्छा मुझे दिखाना फिर, अभी नहीं मतलब जब बताएं, ठीक है? तो इसमें आप लिखो, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखो द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस, ऐसे लिख लो, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लैटिस, ठीक है? लिखो विच कैन बी रिपीटेड, which can be repeated in all the direction, in all the direction, in all the direction, to generate entire lattice, to generate entire lattice is called क्या बोलते हैं हम लोग उसे? यूनिट सेल बोलते हैं, Unit cell. यूनिट, ठीक है? नोट कर लो जल्दी से। कर लिए सर। कर लिया? अब आप यूनिट सेल के आगे आप हेडिंग डालो, ये एक बार किसी को करना हो कर लो, नहीं बताओ जल्दी से, अगर हो गया हो तो। सबका हो गया? Sir, बहुत अच्छी done. बात है। वो एक बार फिर से Yes, पढ़ sir. दे रहे हैं अगर समझ में कहीं पे नहीं आ रहा। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लैटिस व्हिच कैन बी रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शन टू जनरेट एंटायर लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब एक सिंपल सी यूनिट है और हम क्या कर रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं हर डायरेक्शन में, और हमें एक बड़ा सा लैटिस मिल गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस, और उस सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आप हेडिंग क्या डालोगे? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। हेडिंग डालो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है? क्या हेडिंग पड़ेगी? हेडिंग पड़ेगी नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, हेडिंग डाल दीजिए सब लोग। Yes, sir. अब आप Sir. मेरी पहले तो बात समझो, कुछ टाइप के अपने पास क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उन्हें हम एक एक करके आपको, पहले तो 7 क्रिस्टल लैटिस बाद में बता देंगे, पहले हम आपको एक समझा देते हैं, ठीक है? देखो, तो पहला कौन सा होता है बेटा? देखो, पहला आपको लिखना है सिंपल क्यूबिक सेल। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? सिंपल Cubic cell. क्यूबिक Cell. सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, देखो हम बात कर रहे हैं इसकी, साथ में ड्रॉ करो बेटा सब लोग। ठीक है, ये नोट करिए सब लोग। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, अगर हम क्या करते हैं, एक हाइलाइटर यहाँ से उठाओ, हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हम एक एटम रख देते हैं, एक एटम, या फिर हटाओ यहाँ पे ना रखो, यहाँ पे रखो, एक एटम मान लो हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? पीछे एक एटम रख देते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? हम क्या कह रहे हैं, तो एक बार बताओ, जैसे ये आपका यूनिट सेल है, इसी के पीछे एक यूनिट सेल और भी तो होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? और नहीं भी होगा तो अगर हम रख दें उसे, अगर हम रख दें इसके पीछे, और एक इस डायरेक्शन में अगर हम रख दें आगे इसके, ठीक है, ऐसे करके आगे रख दें, और एक इस डायरेक्शन में रख दें, तो बताओ बेटा ये एटम कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है? अभी अभी ये एटम कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है बताओ? 4 4 को कर रहा है। बहुत ध्यान सुनना, हमने क्या किया, हमने लास्ट वाले जो आपका कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे हमने क्या करा, क्या, रुको एक सेकेंड, चलो पहले ये हेडिंग गलत पड़ गई, पहले आपको एक समझाना पड़ेगा, रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ, देखो, अच्छा चलो यहीं पे लिख लो, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, वैसे छोटा सा टॉपिक था, मेरे दिमाग से निकल गया। आप ऐसे लिख लो, इन अ सिंपल क्यूब, ऐसे आप लिखो, इन अ सिंपल क्यूब, ठीक है? देखो, अगर हम आपसे पूछे किसी एक सिंपल क्यूब में कॉर्नर कितने होंगे, कॉर्नर, उसमें एज कितने होंगे, एजेस कितने होंगे, या फिर उसमें फेसेस कितने होंगे,
बता सकते हो बेटा? एक सिंपल क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने हैं, कोई बता सकता है? दिख रहा है किसी को कॉर्नर? देखो सर 8 कितने कॉर्नर है? 8। किसने आंसर दिया बेटा? ये देखो, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, चौथा कौन सा? ये, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, और सॉरी 1 2 3, अच्छा ये भी तो है ऊपर, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एक क्यूब के अंदर कितने बेटा? 8 है। 8। ठीक है, अच्छा बताओ एज किसे बोल रहे हैं? ये जो लाइन आप देख रहे हो ये एज, ये कहते नहीं है कि टेबल की एज, ध्यान से देखो टेबल की एज ना लग जाए, है ना? एज का मतलब क्या होता है? ये जो आप लाइन देख, शार्प लाइन देख रहे हो, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। कितने एज होते हैं? गिनो जरा। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 और 9 10 11 12, यानी कि 12 एजेस होती हैं एक सिंपल क्यूब के अंदर। 12 जो है वो एजेस होती हैं। फेस किसे बोलते हैं बेटा? फेस का मतलब समझते हो? फेस का मतलब मान लो ये आपके पास एक डायरी है फॉर एग्जांपल, तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को फेस बोलेंगे। तो कितने फेस है काउंट करो? 1, देन उसके बाद दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा ये वाला हो गया। तो एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस हैं? गिन लो। फेस हम इसे बोल रहे हैं, ये जो देख रहे हो ये वाला, ये जो, इसे हम लोग फेस बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है फेस? यस सर। तो ध्यान रखना एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होंगे बेटा? 6। अब आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से कि नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की। ठीक है, सिंपल मतलब ये जो हमने बना रखा है। फिर से आ जाओ उसी डायग्राम पे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात ये कर रहे थे कि अगर हम लोग क्या करें, इसके पीछे एक, मान लो इसके पीछे एक ऐसे यूनिट सेल एक इसके पीछे रख दें, एक यूनिट सेल ऐसे आगे रखते हैं, ठीक है, एक अगर यहाँ पे रखते हैं, तो बताओ ये वाला जो एटम है ये कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है बेटा? अभी 4 को, ठीक है, 4 को कर रहा है। अब हम क्या करें, इस यूनिट सेल के ऊपर एक रख दें, मान लो इधर के लिए, आगे के लिए एक पीछे रख दें, एक इधर रख दें, और एक आगे के लिए रख दें। कितने टोटल हमने रख दिए बताओ ना? 4 नीचे 4 ऊपर। एक एटम कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है बेटा? 8 को। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एक पार्टिकल का, एक एटम का एक सिंपल क्यूब के अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है वो कितना होता है? 1/8 होता है कि नहीं होता? बताओ। यस सर। मतलब एक एटम जो है वो एक यूनिट सेल में सिर्फ अपना 1/8वां जो पार्ट है, 1/8th पार्ट जो उसका, उसी को टच करा रहा है, राइट? तो अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो अगर आप नंबर ऑफ एटम यहाँ पे निकालोगे, क्या नंबर ऑफ एटम, या फिर हम लोग एन बोलते हैं, तो क्या लिखोगे? कितने कॉर्नर है बेटा? कॉर्नर कितने टोटल? 8 और एक एटम का पार्टिसिपेशन कितना है? 1/8। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक सेल में कितने निकल के आ गए? 1। बोलो, समझ में आया आपको? यस सर। सबको क्लियर है कि नहीं? बताओ। यस Yes, सर। sir. अगर नहीं आया तो हम एक बार आपको फिर से समझा सकते हैं, इसलिए अगर ना आए तो बता देना कि हाँ नहीं आया, ठीक है? सर रिपीट कर दो। ठीक है, देखो फिर से देखो, अलग से एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो एक डायग्राम, यहाँ पे मान लो हमने क्या करा, एक छोटा सा क्यूब बनाया, ठीक है, ध्यान रखना। हमने क्या किया, ये क्यूब बनाया, ठीक है, और हमने क्या बोला, यहाँ पे एक एटम रखा हुआ है, ठीक है, इस कॉर्नर पे एक एटम है। हमें पता है एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, और इस वाले कॉर्नर पे हमने एक एटम रख रखा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसके पीछे एक क्यूब को और बना दें, और इसके आगे एक यहाँ पे बना दें क्यूब, राइट, ऐसे करके एक बना दें, और एक इस डायरेक्शन में बना दें, और जितने 4 क्यूब नीचे उतने 4 क्यूब इसके ऊपर ला के रख दें, मतलब एक क्यूब ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके पीछे ला के रखते हैं ऐसे, और एक इस डायरेक्शन में ला के रखते हैं ऐसे, एक यहाँ पे आगे ला के रखते हैं, और एक जो है वो इस डायरेक्शन में आगे ला के रखते हैं। तो एक एटम बेटा कितने क्यूब को टच कर रहा है? एक एटम टोटल 8 जो आपके क्यूब है उन्हें टच कर रहा है। तो अगर एक एटम 8 क्यूब को टच कर रहा है, यानी कि ये एटम इस क्यूब के अंदर अपना कितना पार्ट दे रहा है? सिर्फ 1/8 पार्ट ही तो दे रहा है, क्योंकि वो 8 एटम क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इसका मतलब टोटल कॉर्नर कितने हुए? एक क्यूब के अंदर टोटल कॉर्नर हुए 8, और एक एटम का पार्टिसिपेशन क्यूब के अंदर कितना है? 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल कर दो, कितना बचा? 1। यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर सिर्फ एक ही नंबर ऑफ एटम होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब आप दूसरी जो हेडिंग डालोगे, सेकंड हेडिंग आप क्या डालोगे? कौन सी है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सेकंड हेडिंग डालो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। पढ़ गई हेडिंग? Yes, sir. अब फेस सेंटर का मतलब क्या होता है? पहले बताओ, क्यूब के अंदर फेस कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं, ठीक है।
अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि मान लो हम एक डायग्राम आपको बना के देते हैं, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, फिर से एक डायग्राम ड्रॉ किया, फिर से हमने एक क्यूब बनाया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट आप एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तो हमने एक क्यूब बनाया। अब देखो फेस क्या होते हैं, ये जो आप हमने बताया फेस तो हमने बताई दी क्या होता है। एक मान लो ये आगे वाले फेस पे एक एटम रखा है, एक जो है पीछे वाला जो फेस है उस पे एक एटम रखा हुआ है, एक इस साइड वाले फेस पे रखा है, एक इस साइड वाले फेस पे रखा, एक नीचे वाले फेस पे रखा और एक ऊपर वाले फेस पे एटम रखा हुआ है। अब मुझे आप ये बताओ, एक फेस पे जो एटम रखा है उसका पार्टिसिपेशन कितने के साथ होगा। मेरी बात सुनना, देखो ये वाला मान लो, इस वाले को मानो, इसे हम अगर ए मान लेते हैं, इस वाले एटम को देखना, सिर्फ ए वाले एटम को। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक और क्यूब रख दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐसे एक और क्यूब रख दें, तो बताओ ये जो ए एटम है इसका पार्टिसिपेशन कितने क्यूब के साथ होगा। क्या इस वाले ये वाला ए एटम जो है इसका ऊपर वाले जो आप यूनिट सेल रखोगे इसके ऊपर, उसके कोई लेना देना होगा। नो सर। क्या इस बार यहाँ पे आप चाहे रखो, चाहे आगे रखो, चाहे पीछे रखो, चाहे पीछे रखो, और जो पीछे वाले बनेंगे उनसे भी ये टच नहीं करेगा। ये सिर्फ फेस पे ना, ये साइड वाली फेस पे तो है, तो इसके जो साइड में क्यूब आप रखोगे उसी क्यूब से ये टच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो फेस पे एटम रखे होते हैं उनका पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/2। क्योंकि ये क्या करते हैं, सिर्फ दो ही फेसेस को टच करते हैं, तो फेस वाले एटम का पार्टिसिपेशन कितना, 1/2। अब मेरी बात सुनो, हम आपसे कह रहे हैं बताओ नंबर ऑफ एटम निकालने हैं आपको। क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ एटम निकालना, यानी कि एन आपको कैलकुलेट करना फॉर फेस सेंटर क्यूबिक सेल। तो देखो पहली बात तो जो 8 कॉर्नर पे रखे हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो 8 कॉर्नर पे रखे उनका पार्टिसिपेशन कितना है, देखो 8 × 1/8 प्लस टोटल फेस कितने बेटा, टोटल फेस कितने, 6। और फेस पे रखा जो एटम है उसका पार्टिसिपेशन कितना बेटा, 1/2। 1/2। तो देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 3 जा कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 3। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 4। तो आपको बेटा ये याद रखना होगा कि आपका जो फेस सेंटर क्यूबिक सेल होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। समझ में आया कैसे 4 होंगे बेटा, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बता दो। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, ठीक है। चलो इस डायग्राम को साफ कर दें, अच्छे से समझा दें। देखो एक डायग्राम लोग क्या करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हटाओ जरा, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि देखो एक तो जो यहाँ पे एटम होंगे, ठीक है, देखो फेस का मतलब एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम इस वाले फेस पे होगा, एक एटम इस वाले फेस पे होगा, एक एटम होगा इस वाले फेस पे। अब जो आपको आगे की तरफ दिख रहा है, आपकी तरफ जो आपकी स्क्रीन की तरफ जो फेस है, एक यहाँ पे होगा एटम और एक पीछे वाली जो फेस है उस पे एटम होगा, ठीक है। तो टोटल 6 फेस होते हैं, टोटल 6 एटम जो है उन फेस पे रख जाएंगे। इतनी बात तो सबको क्लियर है ना, ये तो पता ही है आपको। हम क्या बोल रहे हैं, इनका पार्टिसिपेशन देखना है। तो देखो अगर हम क्या करें, ये वाला जो एटम है अगर हम इसके यहाँ पे एक और हम क्या करें, एक और ऐसे यूनिट सेल ड्रॉ करें, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, एक और ऐसे यूनिट सेल ड्रॉ, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वाला जो एटम है वो सिर्फ एक तो इस वाले क्यूब को टच कर रहा है और दूसरा इस वाले क्यूब को टच कर रहा है। अब आप चाहे कितने भी क्यूब ड्रॉ कर लो, चाहे आप इसके पीछे कोई क्यूब बना दो, चाहे आप इसके इस साइड में कोई क्यूब बना दो, और चाहे 4 क्यूब आप इनके ऊपर ही क्यों ना रख दो, ये वाला जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ इससे टच करेगा और इससे टच करेगा। क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है कि ये एटम किसी तीसरे क्यूब को टच करे, नहीं करेगा ना। तो बस वही हम आपको बता रहे थे कि फेस पे जो रखा हुआ एटम है उसका जो पार्टिसिपेशन होता है वो कितना होता है, 1/2। 1/2 मतलब वो सिर्फ दो ही फेसेस को क्या करेगा, टच करेगा, बस इतनी सी बात है।
समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या करो, आप डायग्राम बनाओ अच्छे से, दोनों डायग्राम बनाइए और इतना नोट करो जल्दी से। Okay, sir. और एक चीज बेटा और ध्यान रखना, यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे भी एटम है, ठीक है, इस Yes, दूसरे पेन से sir. कर लो। यहाँ पे भी तो एटम है, 8 एटम इस कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है बेटा? 1/8. 1/8। ठीक है, तो बहुत साफ साफ बढ़िया बढ़िया एकदम मजेदार नोट्स बनाना, ठीक है। चलो इतना नोट करो जल्दी से। कर लिया सर नोट? Sir, हो कर लिया? done. ठीक है, यस सर. ये बताओ समझ में आ रहा है सबको? यस सर. चैप्टर बोरिंग तो नहीं लग रहा बेटा? नो सर. ऐसा होता है ऑनलाइन में ना, बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो वही है, अगर आपको थोड़ी बोरियत लगे ना, ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो सर मुझे 2 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, कोई दिक्कत, हमसे बातें कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक इसका और बचा, उसे और पढ़ लेते हैं, बस फिर क्लास यहीं पे आज ओवर कर देंगे, ठीक है। एक इसका पार्ट और बचा हुआ है, सिंपल क्यूबिक हो गया और फेस सेंटर हो गया। थर्ड हेडिंग आपको डालनी है, थर्ड हेडिंग डालिए। थर्ड हेडिंग क्या है अपने पास? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का डायग्राम देखो बेटा, जिसका माइक ओपन बंद कर लो प्लीज। बेटा किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए, या हम ही को करना पड़ेगा, उनको हो गया माइक। ठीक है, अब बॉडी सेंटर होता क्या है, इसका पहले मतलब समझ लो। ठीक है, बॉडी सेंटर का मतलब ये हुआ कि इनके जो यहाँ पे ये जो आपके कॉर्नर है, वहां पे तो 8 एटम होंगे, ठीक है, उन्हें तो हम नहीं हटा सकते, ये 8 एटम जहां पे हैं वो होंगे। और बॉडी सेंटर का मतलब समझते हो, इनके एक्चुअल में इस पूरे क्यूब के अंदर एक एटम रखा होगा। Yes, sir. मतलब इस क्यूब के अंदर, जैसे मान लो कोई बॉक्स, जैसे मान लो एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर अगर हम कोई चीज रखते हैं, मान लो एक कोई बॉक्स है, आपके पास एक कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप एक बॉल रख लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस वाले एटम का पार्टिसिपेशन कितना है बेटा, बता दो। इस वाले एटम का पार्टिसिपेशन कितना है? 1, क्योंकि एक क्यूब के अंदर है वो, तो वो एक ही क्यूब को तो टच करेगा, बताओ। अब चाहे इसके बाहर आस पड़ोस चारों तरफ कितने क्यूब बना दो, कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस सर. Yes, sir. हमने क्या करा, एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर एक बॉल डाल दी। तो अब अगर आप उस बॉक्स के चारों तरफ कितने भी बॉक्स रख दो, वो बॉल तो उस बॉक्स के अंदर ही है, तो उसका पार्टिसिपेशन कितना है? 1, ठीक है। तो 1. जब आप यहाँ पे जब आप निकालोगे नंबर ऑफ एटम, ठीक है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम, यानी कि n निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, एक तो 8 कॉर्नर है और उनका एक का पार्टिसिपेशन कितना है? 1/8। मतलब 8 कॉर्नर पे जो एटम रखे हैं उनका पार्टिसिपेशन कितना है? 1/8, प्लस जो बीच में रखा उसका पार्टिसिपेशन कितना है? 1 है। तो इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया बेटा? 2। तो यानी कि आपका जो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है उसके लिए नंबर ऑफ एटम कितना निकल के आएगा? 2. 2, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट करो, बढ़िया डायग्राम बनाओ। कर लिया सर. Sir, done. ठीक है, हो गया सबका? Yes, sir. अगर Yes, किसी sir. की कोई स्लाइड मिस हो तो हमें बता दो, और नहीं तो वैसे तो हम अभी भेज देंगे, और अगर किसी की स्लाइड मिस है तो बता दो। हम ये कल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे, ठीक है। Okay, Yes. sir. तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। यस सर. चलो ठीक है, Yes, जाओ sir. सब लोग, जाओ मजे करो। Thank you, sir. पूर्णिमा की सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, थैंक यू पूर्णिमा। आकाश गुड नाइट बेटा। बाय सर। हाँ बाय सर. गायत्री, ओके गायत्री, बाय। चलो जाओ सब लोग जाओ, बाय। ठीक है, Bye, sir. हाँ। आपके अब कोई और क्लास तो नहीं होगी ना? नो सर. Oh, sir. अभी है कोई क्लास? नो सर. चलो ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।